नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज इंडियन पार्लियामेंट में पंजाब के दो सांसद आपस में भिड़ गए। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि जालंधर से सांसद हैं, उन्होंने अमृतपाल सिंह का मामला जब उठाया तो गिरिराज सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू दो सांसद बीजेपी के खड़े होकर उनके गले में पड़ गए। इसके बाद बहस इतनी तीखी हुई कि संसद को ही स्थगित करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारी बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। पुणे के आसपास के गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे के आसपास गांव में और पुणे शहर में पिछले बुधवार से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के पास खनिजों और खदानों पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। इससे पहले कई साल से सेंटर ही रॉयल्टी और टैक्स वसूल कर रहा था। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने वाले मामले को अब अमेरिका ने भी उठाया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। वह खबरें लगातार देख रहे थे और अमेरिका धर्म के आधार पर इस तरीके के वितकरे के खिलाफ है। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स गर्मा रही है। बीजेपी के अलायंस पार्टनर एनसीपी के अजीत पवार आज अमित शाह से मिले हैं। वो 80 से 90 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स में हमें एक रोष देखने को दिख रहा है और बीजेपी को ये परेशान करने वाला है। आज हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सभा में काउंसलरों ने हंगामा कर दिया। काउंसलरों का कहना था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और जो भी काम सरकार करवा रही है उसकी निगरानी करने की अनुमति उन्हें मिले। हरियाणा के भिवानी जिले के भवानीखेड़ा गांव में चर्च बनाने को लेकर 3 गांव के सरपंच भड़क गए हैं। तीनों गांव के सरपंचों का कहना है कि पंजाब के तर्ज पर हरियाणा में भी अब क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करवाने की एक पूरी मुहिम चलेगी। इसको लेकर उन्होंने पुलिस भी बुलाई। साल 2024-25 के बजट में नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की हुई अनदेखी को लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपना स्टैंड ले लिया है। इससे पहले कांग्रेस और एमके स्टालिन ने स्टैंड लिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों, केरल के मुख्यमंत्रियों, उन्होंने एक स्टैंड लेकर कहा था कि वो 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी स्टैंड लेते हुए कहा है कि पंजाब की भी अनदेखी हुई है, इसलिए वो नीति आयोग की 27 जुलाई की बैठक में नहीं शामिल होंगे। हरियाणा के मेवात को हरियाणा पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है। पिछले साल जिस ब्रजमंडल यात्रा के कारण मेवात में धार्मिक दंगे हुए थे, उसको हरियाणा सरकार अब दोबारा करवाना चाह रही है और उसी के लिए मेवात में अब पुलिस बहुत ज्यादा लगाई गई है। पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद भाई अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को ड्रग वाले मामले में जमानत मिल गई है। पुलिस ने उनके ऊपर 4 ग्राम ड्रग के साथ गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था, लेकिन आज जज ने कोई ठोस पुलिस की तरफ से सबूत न दिए जाने के कारण हरप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। पंजाब की रोपड़ जेल में एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई है। परिवारजनों ने जेल प्रशासन के ऊपर पिटाई के आरोप लगाए हैं और ये भी आरोप लगाए हैं कि जेल प्रशासन जबरदस्ती उस कबड्डी खिलाड़ी को ड्रग देता था। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब इन खबरों का विश्लेषण करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आज इंडियन पार्लियामेंट से आई। आज इंडियन पार्लियामेंट में पंजाब के एमपीज आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। जब चरणजीत सिंह चन्नी ने बोलना शुरू किया तो जो बीजेपी के मंत्री हैं वो लगातार खड़े। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि हम सबको पता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन वो लुधियाना से चुनाव हार गए थे। उनको राज्यसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको सदन में भेजा है। और जब चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे तो तुरंत जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं वो खड़े होकर अजीब अजीब किस्म के बयानबाजी करने लगे। इसके कारण दोनों में तल्खी बढ़ी। पहले हम बात करते हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो बोल क्या रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी बेसिकली कई सारे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब इस बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। इसके बाद उन्होंने खडूर साहिब से जो सांसद हैं अमृतपाल सिंह, उनका मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 20 लाख पंजाब के 20 लाख लोगों ने जिसको सांसद चुनकर भेजा उसको एनएसए में असम में बंद कर रखा है, तो उसकी रिहाई होनी चाहिए। ये बात जब चरणजीत सिंह चन्नी ने कही तो जो बिहार से सांसद हैं गिरिराज सिंह और केंद्रीय
मंत्री भी हैं, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि दरअसल आप एक खालिस्तानी, जिसने आपकी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी का कत्ल किया था जिस विचारधारा ने, उसी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उसके बाद एक तल्खी हुई, फिर रवनीत सिंह बिट्टू भी खड़े हुए। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बीच में कुछ बोलने की कोशिश की, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कहीं ना कहीं आपके जो पिताजी की जो असली मौत है वो उस दिन हुई जिस दिन आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। फिर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनके दादाजी ने जो शहादत दी थी, उन्होंने शहादत शब्द का इस्तेमाल किया कि वो देश के लिए दी थी, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं दी थी। हालांकि पंजाब में उनके दादा को कोई भी शहीद नहीं मानता, बल्कि पंजाब के लोगों का सेंटीमेंट तो इस किस्म का है कि जिस किस्म का उनके दादा ने लोगों के ऊपर जो पुलिसिया जबर किया था, उसकी सजा पंजाब के लोगों ने उनको दी थी। तो ये एक हिसाब से आप कहें कि इस किस्म के अलग अलग चीज़ें हैं। सेंटर में जाके कोई कुछ भी माने, लेकिन स्टेट में लोगों की क्या भावना है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो पंजाब के लोग तो ये मानते हैं कि जो रवनीत सिंह बिट्टू के दादा थे, उन्होंने पुलिसिया जबर किया लोगों के ऊपर, और जो सिख मूवमेंट में जो लोग सक्रिय थे उनके ऊपर भी जबर किया, निर्दोष लोगों के ऊपर जबर किया, बहुतों के फेक एनकाउंटर करवाए, इसलिए उनको सजा दी गई। तो ये दोनों अलग अलग किस्म के सेंटीमेंट हैं जो रहते हैं। तो मैं दोनों एमपीज के बहस के ऊपर बता रहा था। फिर रवनीत सिंह बिट्टू ने चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर इस किस्म के कमेंट भी किए कि ये अपने आप गरीब गरीब चिल्ला रहा है, ये पंजाब का सबसे अमीर आदमी है। इसके ऊपर मीटू जो महिला सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है वो भी इस आदमी पे लगा हुआ है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कुछ जो बातें हैं कहने की कोशिश की, एनएसए वाली और कई चीज़ें कहने की कोशिश की, और आखिर में जो बहस थी वो इतनी तल्ख हो गई कि जो पार्लियामेंट है वो स्थगित करनी पड़ी, और उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन है वो नहीं हुआ और सभी लोग बाहर आ गए। और सोशल मीडिया पे दोनों की क्लिप्स को दोनों ही विचारधारा के लोग वायरल कर रहे हैं। वैसे तो दोनों की ही बातों में कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो रवनीत सिंह बिट्टू है वो तो सरेआम एंटी पंजाब है, और बीजेपी में भी इसलिए गए हैं कि उनको लग रहा है कि एंटी सिख और एंटी पंजाब होने के कारण बीजेपी उनको प्रमोट करेगी। प्रमोट किया भी, केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बना दिया गया है। और अब रवनीत सिंह बिट्टू ये ख्वाब भी देख रहे हैं कि मैं अगर जो भगवंत मान है, चरणजीत सिंह चन्नी है, इनके ऊपर लगातार हमला और रहूंगा तो मैं शायद सीएम फेस भी बीजेपी का हो सकता हूं। हम सबको पता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने पंजाब में 16.5% के आसपास वोटिंग परसेंट उसने गेन किया है। 16.81% शायद वोटिंग परसेंट जो बीजेपी की रही है, और वो अकाली दल से ज़्यादा रही है। इसलिए जो बीजेपी है वो ख्वाब देख रही है कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी सरकार बनाएगी। और जो रवनीत सिंह बिट्टू है वो उसी का प्रोजेक्ट का हिस्से के तहत उनको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। कभी उनके दादा को शहीद बताया जा रहा है, कभी वो अपने दादा की शहादत को ऐसे कि देश के ऊपर न्यौछावर करने वाली बात कह रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि असलियत क्या है। और असलियत पंजाब के लोगों को भी पता है, और पंजाब के लोगों को का जो सेंटीमेंट है वो भी हम सबको पता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से जो राज्यों के हक में वैसे तो कई साल बाद इस किस्म का फैसला है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हक में कोई फैसला दिया है। हम सबको पता है कि झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ये ऐसे सूबे जहाँ पे खदानें हैं, खनिज हैं, तो ये कोर्ट में गए हुए थे कि सेंटर सारी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर सेंटर सारी रॉयल्टी और टैक्स वसूलता है, जबकि यह अधिकार राज्यों के फेवर में है। तो इसको लेकर 8 जजों की बेंच थी, उसमें 7 जजों ने कहा कि हाँ ये राज्यों का टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो इस हिसाब से तो पंजाब का भी अधिकार है, जो पंजाब के नेचुरल रिसोर्सेज अगर वो किसी और दूसरे सूबे या किसी और कोई मल्टीनेशनल कंपनी उनसे ले रही है तो उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। तो एक हिसाब से ये अच्छा मैं मानता हूँ कि फैसला हुआ है, राज्यों के हक में फैसला हुआ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि लागू हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि सेंटर बहुत चालाकी से इस पूरे फैसले में एक लाइन बहुत चालाकी से डाली गई। उसमें लिखा गया कि हालांकि जो सेंटर है वो ये निर्धारित कर सकता है कि स्टेट कितना टैक्स लगाए कितना ना लगाए, तो जो सीमा है वो सेंटर निर्धारित कर सकता है। तो एक हिसाब से अल्टीमेट पावर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चालाकी से सेंटर को ही दे दी है। तो अभी देखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जो माइनिंग है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर वो कितना टैक्स लगा पाते हैं, और सेंटर की क्या भूमिका रहती है, क्या डबल बेंच में जो सेंटर है वो चैलेंज करेगा या क्या करेगा, वो हमें आगे देखना पड़ेगा। अगली खबर की हम अगर बात करें तो महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो भी खासकर पुणे के इलाके में बुधवार से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और आज 4 लोगों की मौत की खबर है। रेड अलर्ट जारी कर रखा है,
और हम सबको पता है कि जैसे ही भारत में 1-2 दिन तेज बारिश होती है किसी शहर में, तो उसमें सारा तो शहर डूब जाता है और सीवेज व्यवस्था तो है नहीं। तो एक बारिश काफी होती है भारत के शहरों की जो दुर्व्यवस्था है उसको एक्सपोज करने में। तो यही पुणे में भी हुआ है। मैं पहले भी अपने बुलेटिन में कई शहरों में, कई राज्यों की बाढ़ों के बारे में जिक्र कर चुका हूं और बता चुका हूं कि थोड़ी सी बारिश में भी बाढ़ आने की स्थिति बहुत सारे शहरों में बन जाती है और उसी के चक्कर में आज पुणे में 4 लोगों की मौत हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है जो यूपी में जो कावड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की बात कही थी, उसके ऊपर अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया है। जो अमेरिका के जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उनसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जो भारत में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने वाले मामले को वो कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो खबरों में लगातार पढ़ रहे थे कि यूपी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि दुकानदार अपनी नेम प्लेट लगाएं। और वो उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से जो धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ रहा है। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उस फैसले को। अगर नहीं करता तो हम जरूर इस पर स्टेटमेंट जारी करते। तो अभी के लिए तो ये मामला निपट गया है। ये अमेरिका की स्टेटमेंट आई है और अमेरिका ने एक हिसाब से जो यूपी सरकार का जो फैसला था उसके ऊपर धार्मिक भेदभाव करने के आरोप इनडायरेक्टली लगाए हैं। तो अमेरिका ये सब चीजें लगातार करता रहता है और ठीक भी है एक हिसाब से कि किसी देश में जो कोई देश अपने आप को सेकुलर होने का दावा कर रहा है और वहां पे धार्मिक आधार पे अगर भेदभाव दिख रहा है तो जो और दूसरे नेशंस हैं उनको तो आवाज उठानी ही चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र के बारे में ही है। देखिए, मेरे अब अगले 1-2 महीने के बुलेटिन्स में आपको महाराष्ट्र के बारे में, बिहार के बारे में, हरियाणा के बारे में भी ठीक ठाक खबरें मिलेंगी, झारखंड के बारे में भी। उसका रीजन ये है कि इन तीनों चारों सूबों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में तो 2 ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, 2.5 महीने बाद महाराष्ट्र में होंगे, 3 महीने बाद झारखंड में होंगे और 5-6 महीने बाद बिहार में होंगे। तो इन सूबों की मैं आपको राजनीतिक खबरें बताता रहूंगा। तो अभी इसलिए इसको आप अजीब ना माने कि ये इन सूबों का हमारे जो पंजाबी रेडियो यूएस सुनने वाले जो श्रोता हैं उनका क्या लेना देना। तो ये है कि थोड़ा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वो उस राज्य के लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे अपना, तो थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल खबरें बताएंगे तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, उन राज्यों के बारे में जानने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद चुनाव है, लेकिन सियासी उठापटक पहले ही शुरू हो गई है। हम सबको पता है कि शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने वहां पर सरकार बना रखी है, लेकिन बीजेपी का जो नेता है वो वहां पर डिप्टी सीएम है। जो शिवसेना तोड़ी गई है, एकनाथ शिंदे गुट वाली, वो मुख्यमंत्री हैं। और एक तीसरे दल का भी साथ लिया, वो था अजीत पवार की पार्टी का, और अजीत पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो 2 चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब क्या हो रहा है कि विधानसभा चुनाव 3 महीने के किनारे पे ही हैं। तो अजीत पवार ने एक हिसाब से ज्यादा सीटों की डिमांड करें अजीत पवार, और जो मुख्यमंत्री हैं एनसीपी वाले एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ सरकार में, वो भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और बीजेपी खुद चाह रही है कि अब की बार वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन के उभरे और वो ज्यादा सीटें जीते। तो इस वजह से उठापटक जारी है। अजीत पवार की मुलाकात भी हुई अमित शाह से, और अमित शाह को से उन्होंने 80 से 90 सीटें मांगी हैं, और 80 से 90 सीटें एकनाथ शिंदे वाली, 100 से ज्यादा सीटें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी मांग रही है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए भी मुश्किल हो सकती है। अब हम अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो आज हिसार में एक जनसभा कर रहे थे। वहां पे उनकी जनसभा में खूब वोटिंग हुई, और वोटिंग करने वाले ज्यादातर जिला पार्षद यानी कि काउंसलर लोग थे। उन्होंने वोटिंग करके कहा कि उनका एक तो मानदेय बढ़ाया जाए, जो उनको एक हिसाब से पर मंथ जो सैलरी टाइप मिलता है उसकी बढ़ाने की मांग थी। दूसरा, वो जो काम उनके इलाके में हो रहा है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, उसकी डिमांड उठाई। तो नायब सैनी ऐसे हाथ से नीचे बैठाते हुए नजर आए उनको, लेकिन खूब हंगामा उनकी रैली में हुआ। तो अब बीजेपी को कहीं ना कहीं जैसे जैसे गांव में जाएगी तो सरपंच भी उनका विरोध करेंगे, किसान भी विरोध करेंगे, मजदूर भी विरोध करेंगे। और हरियाणा से ऐसी खबरें आपको लगातार सुनने को मिलेंगी। तो क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, तो पॉलिटिकली चार्ज्ड स्टेट हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा है वो एक पॉलिटिकली तौर पर चार्ज हो गया है। हुड्डा अपने किस्म की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी किस्म की तैयारियां कर रही है। चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार का क्या रहेगा उसके बारे में भी हम लगातार अपने जो खबरें होंगी, बुलेटिन होंगे, उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर भी हरियाणा से ही है। हरियाणा में जो बीजेपी का जो प्लान है कम्युनलाइजेशन करने का, हिंदू मुसलमान करने का, वो अब की बार दोबारा दिख रहा है मेवात में। और मेवात को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है।
और जो ब्रिज मंडल यात्रा जो पिछले साल भी हुई थी, जिसमें हिंसा हुई थी, मुसलमान और हिंदुओं की आपस में लड़ाई हो गई थी, उसको दोबारा करवा रही है हरियाणा सरकार। तो उसको दोबारा करवाने का मतलब यही है कि 2 महीने बाद चुनाव है, अगर वो यात्रा करवा देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जो एक हिसाब से कहीं की कम्युनल माहौल है वो फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव उस इलाके में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि जो इलाका है उसमें बीजेपी ही लीड करेगी। मेवात जिले को छोड़ दें तो फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, इन इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी लीड करेगी। बाकी जैसे ही जाट बेल्ट में एंटर करेगी बीजेपी तो उसकी हालत खराब होने वाली है। बीजेपी को जाट बेल्ट में कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे किसान आंदोलन है, महिला पहलवानों को आंदोलन भी है, यहाँ पे फिर सिख भी शुरू हो जाते हैं, तो एक और दलित भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है। तो बीजेपी को जो जाट बेल्ट है उसमें चैलेंज मिलने वाला है। अगली खबर की बात करें तो वो जो बजट में नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, मैंने कल भी खबर दी थी कि 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है बजट के बाद जो होती है, और उसमें पंजाब ने भी अब फैसला किया है कि वो उस बैठक में भाग नहीं लेगा, क्योंकि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी की जिनसे सरकार बची हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनको ही ज़्यादा फंड दिया गया है। और बाकी जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनको कोई भी फंड नहीं दिया गया है। तो एक हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा फंड नहीं दिया गया इसको, इसी को लेकर बड़ा विवाद भी चल रहा है। और फाइनली अब भगवंत मान ने भी कोई स्टैंड लिया है। पहले तो लग रहा था कि भगवंत मान को स्टैंड नहीं लेगा और जाके बैठ जाएगा और जो उसको दिया जाएगा वो ले लेगा, लेकिन दिल्ली में उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला गया है उस हिसाब से उसने अब की बात स्टैंड ले लिया है। तो भगवंत मान कहीं ना कहीं 27 जुलाई को शामिल नहीं होंगे उस बैठक में नीति आयोग की। तो देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्या उसमें निकल के आता है। तो अभी तो जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो लगातार सेंटर पे यही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई इस बजट में। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में जो आपको एक केस मैंने कई दिन पहले बताया था कि जो भाई अमृतपाल सिंह है, उनके भाई हैं हरप्रीत सिंह, उनको जो फिलौर पुलिस है उसने गिरफ्तार किया था और कहा था कि इनके पास तो 4 ग्राम आइस ड्रग मिली है। और उसको एक हिसाब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया कि वो तो ड्रग के व्यापारी हैं, ये हैं, वो हैं, उनके पास पेमेंट के स्क्रीनशॉट हैं, फलाना है, ढिमका, खूब बड़ा बनाया गया। मीडिया का खूब सारा लिया गया, नेशनल मीडिया ने खूब इसके ऊपर खबरें करी। पर अब कोर्ट में जाते वो मामला गिर गया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि दिखाओ क्या ठोस सबूत हैं आपके पास, तो कोई सबूत तो थे नहीं। तो जमानत हरप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह के साथ एक लड़के की को और पकड़ा था, उन दोनों की जमानत हो गई है। और अब एक हिसाब से कहीं ना कहीं जो इस किस्म की हरकतें पंजाब पुलिस वो इसलिए कर रही है क्योंकि अमृतपाल सिंह और उनके परिवार को बदनाम किया जा सके। इस चुनाव में जो पंजाब में लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें पंजाब में जो नशे का मुद्दा बना वो कहीं ना कहीं जो अमृतपाल सिंह का जो परिवार था, उनके पिताजी थे, उनकी वजह से इतना बड़ा वो इशू बना नशे के खिलाफ। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इनको नशे का तस्कर दिखाने की कोशिश करे उनके भाई को। जबकि 4 ग्राम, मतलब जब आप पकड़ रहे हो तो 4 ग्राम रिकवरी कौन सी रिकवरी होती है? तो हम उससे 4 ग्राम क्या कोई ड्रग डीलर लेके तस्करी करता फिरेगा? ये तो मेरे को बिल्कुल समझ से बाहर थी। तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि ये प्लांटेड काम था और कोर्ट में जाके गिरना ही था। तो फाइनली अब उनको जमानत मिल गई है तो बाहर आ गए। अगली खबर की बात करें तो रोपड़ जेल के से है, पंजाब से ही। रोपड़ जेल में एक कबड्डी खिलाड़ी थे, उनकी मौत हो गई है। तो उनके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पिटाई की है, जेल प्रशासन ने उनको वो नशा दिया है। वो जो लड़का था वो एनडीपीएस केस में बंद था और जेल प्रशासन कह रहा है कि नशे की ओवरडोज से मरा है। लेकिन सवाल तो ये है कि जेल में नशा पहुंचा कैसे? परिवार कह रहा है कि उनको नशा जबरदस्ती प्रशासन ने खिलाया, जेल प्रशासन ने, ताकि मारा जा सके। तो इस किस्म की थियरीज हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा कि फाइनली सच क्या है। अगली खबर की बात करें तो किसान मोर्चे से, किसान आंदोलन से है। किसान जो शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मैंने कल आपको खबर दी थी कि राहुल गांधी से मिल के आए, विपक्ष के जो और सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए और विपक्ष जो अपोजिशन है वो भी इस बिल को पेश कर सकता है। तो ये कई सारी बातें हैं। इसको लेकर एक दो चीज़ें और हुई हैं किसान आंदोलन में। अपडेट ये आए हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा है जो कि दोनों जगह पे धरने दे रहा है। मैं राज्यपाल गुट की बात नहीं कर रहा जो अपने घरों में बैठा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा। मैं जो
बॉर्डरों पे बैठे इनकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने 2-3 कॉलें दिए। इन्होंने कहा कि वो हरियाणा में बड़ी पंचायतें करेंगे, महापंचायतें करेंगे और 15 अगस्त को भी ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। तो अभी देखना होगा कि और कॉल क्या आती हैं। आज भी उनकी मीटिंगें हुई हैं, कल भी उनकी मीटिंग होगी, कल कोई बड़ी कॉल का फैसला आ सकता है। किसान आंदोलन में बहुत सारे इस तरीके के सवाल हैं कि अब किसान आंदोलन का आगे क्या बनेगा, क्या किसान ऐसे ही बॉर्डरों पे बैठे रहेंगे। तो मेरी कुछ किसान नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हिसाब से थोड़ा टाइम दिया है उसको और जो स्टेटस को लगाया है, तो अगली तारीख की वो वेट कर रहे हैं और आगे देख रहे हैं कि किस किस्म का फैसला आता है। कमेटी वमेटी बनाने की बात हो रही है, तो एक बार थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद किसान नेताओं का कहना है कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता शुरू होएगा, अभी तो गर्मी और बारिश बहुत ज़्यादा है और धान का सीजन भी है, तो किसान नेताओं का मानना है कि अक्टूबर से वो कोई बड़ी कॉल देंगे और अक्टूबर से किसान आंदोलन आपको दोबारा थोड़ा बड़ा दिख सकता है। ये किसान नेताओं की जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने मुझे बताया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल दोबारा मिलते हैं इसी तरीके की खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए। शुक्रिया।